हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हमारा नया टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते किसे हैं, फिर उसके क्या क्या टाइप्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज हमारा जो है मुद्दा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जितना भी है आपके टेक्स्ट बुक में और उससे ज्यादा जो आप लोग को रिक्वायर्ड है एंट्रेंस के लिए, वो सारी चीजें मैं कवर करूंगा। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है आज का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है बच्चों, ये होता क्या है? हम कब कहेंगे कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया? तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो इसका जो डेफिनेशन होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का बुक्स में, मैं आपको पहले वो बता देता हूं, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है द ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हमारा सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पर ट्रांजिट कर जाता है, अगर इसके अंदर बदलाव आ जाता है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, वहां पर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कुछ समझ में आता है। मैं आपको और एक डेफिनेशन देता हूं जो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा आपको। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपको मैंने बताया था ना कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टेट वेरिएबल? वो वेरिएबल जो सिस्टम का हाल बताते हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन वेरिएबल्स हैं। अगर कोई सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से एटलीस्ट, ध्यान से सुनिए, अगर किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल भी वेरी कर जाता है, एक वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कि अगर हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है किसी सिस्टम का, उन तीनों में से कम कोई एक भी चेंज हो जाए, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई एक भी चेंज हो जाएगा तो हम कहेंगे एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हो चुका है। समझ आया? क्लियर हो गया? तो मैं अपना डेफिनेशन तुमको लिख के बताता हूं। इफ एनी ऑफ द स्टेट वेरिएबल चेंजेस, state variable of a system, any of the state variable of a system changes, किसी भी सिस्टम का कोई भी एक स्टेट वेरिएबल, एटलीस्ट कोई भी एक स्टेट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? देन चेंजेस, देन इट इज सेड टू बी, इट इज सेड दैट अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैज अकर्ड। समझ में आ गया? अगर किसी सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई भी एक इक्विलिब्रियम, कोई भी एक वेरिएबल अगर चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि क्या हो गया? कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। कोई एक ही की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, दो भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक भी हो गया तो हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या करते हैं, हमारा एक हम लोग कप ले लेते हैं और कप में अपन ने क्या कर दिया? कप में अपन ने कॉफी भर दी। समझ में आ गया? प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। इसका वॉल्यूम कितना है? मान लो 10 ml। समझ में आ गया? इसका टेम्परेचर कितना है? अभी इसका टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं कि वो है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 50 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद अगर अपन कॉफी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो अपन देखेंगे कि उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होकर के कितना हो गया? मान लो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया या 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो प्रेशर तो नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा इवेपोरेशन की वजह से, उसको निगलेक्ट करेंगे। टेम्परेचर में क्या हो गया? चेंज हो गया। टेम्परेचर 50 से 40 पे आ गया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर मैं कहूंगा कि ये क्या हो गया? एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो गया। क्यों? क्योंकि तीन में से कोई एक वेरिएबल एटलीस्ट क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया। समझ आ गया? क्लियर है? तो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो ये डेफिनेशन तो आपको एग्जाम में लिखना है, ये डेफिनेशन तुम्हारे भेजे में जाएगा कि बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है, कि तीन में से अगर कोई एक वेरिएबल भी चेंज हो जा रहा है तो हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर
हो गया। ठीक है, आई होप मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आपकी बुक में कुछ ही थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दिए गए हैं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अभी हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग होगी? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के हम लोग को क्या करने हैं? टाइप देखने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना। चलो भाई, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के टाइप कितने हैं? तो सबसे पहला जो आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ना है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जो सेकेंड टाइप का आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ना है वो है आपका आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। फोर्थ जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। फोर्थ क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। फिफ्थ आपका जो होगा वो होगा साइक्लिक प्रोसेस, या मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। सिक्स्थ जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत कम दिया है टेक्स्ट बुक में, मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम में फंसा सकता है। ठीक है, तो जितने हो सके पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। और सेवेंथ भी आपकी बुक में नहीं है, वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के हम लोग को 7 टाइप के प्रोसेसेस पढ़ने हैं। अभी कौन कौन सा है याद रख लो सबको? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये टाइप के आपको प्रोसेस पढ़ने हैं। फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो कुछ और भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है ना, ये सारे प्रोसेस भी होंगे, लेकिन यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल, तो हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ, चलो फटाफट से देखते हैं एक एक करके। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल में थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी सब तो सिर्फ अपने को एक बस नाम समझने हैं और थोड़ा बहुत देख लेना है कि कहां होता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस है, उसी से शुरुआत करते हैं। क्या है आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आइसो का मतलब सेम, यहां पर थर्म का मतलब लिया है टेम्परेचर। समझ में आ गया? थर्म का मतलब क्या लिया गया है? टेम्परेचर, जबकि क्या होता है उसका मतलब हीट होता है, लेकिन यहां पर उसका क्या सेंस लिया गया है? टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम होता है, कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर नहीं बदलता। तो क्या बदलता होगा? प्रेशर और वॉल्यूम बदलता होगा, वो वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? तो ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच temperature remains constant। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है ना, यानी यहां पर दिस इंप्लाइज T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना, यहां पर इसका मतलब है P V क्या होंगे? ये दोनों के दोनों होंगे वेरिएबल। समझ में आ गया? क्लियर है? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? वेरिएबल। और 2 पॉइंट्स लिखाने हैं, लेकिन वो आगे के पार्ट में कवर कर लूंगा मैं, तो अभी नहीं कवर करते हैं उसको। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको समझनी है बस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया? टेम्परेचर नहीं बदलेगा ये प्रोसेस के दरमियान। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जब आप लोग क्या करते हो, किसी आइस को गर्म करते हो, हीट देते हो उसको। आइस को जब आप लोग हीट करते हो तो याद देखेंगे आप लोग कि आइस जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। आप थर्मोमीटर लगा करके देख सकते हो कि आइस जब तक क्या हो जाता है, पूरी तरीके से वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। समझ में आ गया? फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो वो जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। वो हीट कहां जाती है? फिर जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो उसके स्टेट को चेंज करने में चली जाती है। लेटेंट हीट कहते हैं उसको, हिडन फॉर्म ऑफ हीट। समझ आ गया? क्लियर है? तो वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकंड पे जाएंगे। सेकंड हमारा क्या है? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है। आइसो मतलब सेम, बारिक
बारिक बेसिकली बार से बना है, बार जो है प्रेशर का यूनिट है, बैरोमीटर पढ़ाया था, याद आया, ठीक है ना। तो बार क्या है, बेसिकली यूनिट है किसका, प्रेशर का। तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर से रिलेटेड है, यानी सेम प्रेशर वाला प्रोसेस, समझ आ गया। तो क्या लिखोगे इसमें, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, P क्या होगा, P आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब V T क्या होंगे, V और T आपके वेरिएबल होंगे। समझ में आ गया, आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है, जिसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी जनरल प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे अभी मैंने वो चाय रख दी थी, उसमें प्रेशर चेंज हुआ क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज करोगे तुम, नहीं कर सकते। तो वो वाला जो प्रोसेस था जिसमें टेम्परेचर तो चेंज हो गया था लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ था, तो वो क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। समझ में आ गया। तो अभी वो जो हम लोग ने कॉफी वाला एग्जांपल लिया था उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर ही रहा, टेम्परेचर 50 से 40 हो गया लेकिन प्रेशर क्या हुआ, 1 एटमॉस्फेयर ही रहा। तो वो कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। वो तीसरा प्रोसेस क्या है बच्चों, वो तीसरा प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो तीसरे प्रोसेस पे अभी हम लोग चल रहे हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। आइसोकोरिक, आइसो मतलब क्या, सेम, कोर का यहां पर मतलब है वॉल्यूम, कोर का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, अ प्रोसेस, आप समझ ही गए होंगे, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया, बहुत आसान है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, वॉल्यूम क्या हो आपका, कांस्टेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये अपने को समझ में आ गया, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे इस रूम में मैंने क्या कर दिया, इस रूम को मैंने पूरी तरीके से पैक कर दिया है ना, और गैस को क्या कर दिया, मैंने उसको हीट करना शुरू कर दिया, तो टेम्परेचर बदल गया, बात समझ में आ रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलेगा। प्रेशर भी बढ़ेगा, क्यों प्रेशर बढ़ेगा, वो ज्यादा जोर से भागेंगे तो ज्यादा जोर से टक्कर मारेंगे, प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। क्यों, अरे भाई ये जो रूम है ये ईंटों का बना हुआ है, अगर ये ईंट का बना हुआ है तो इसका जो कंटेनर है, कंटेनर का वॉल्यूम तो बढ़ने वाला नहीं है। इतनी एनर्जी थोड़ी आ जाएगी एयर मॉलिक्यूल के पास कि क्या करें, इसको धक्का मार मार के क्या करें, वो बड़ा कर दें वॉल्यूम को। अरे रिजिड है ना, ये कंटेनर रिजिड है, तो इस वजह से उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। समझे, क्लियर हो गया। तो याद रखो, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो उसको कैसे लिखोगे, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वेरिएबल बताओ क्या हो जाएगा, P एंड T आर वेरिएबल, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होंगे, इसमें वेरिएबल होंगे। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो ये अपने को बात समझ में आ रही है, एग्जांपल इसका भी मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद जो है अपन चौथे पे चलेंगे। चौथा प्रोसेस क्या है, चौथा प्रोसेस है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो चौथा प्रोसेस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, ना सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगी ना सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आएगी। बस समझ में आ रही, क्लियर है। तो अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज, दैट इज हीट कंटेंट क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। हीट कांटेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। जिसमें हीट कांटेंट कांस्टेंट होगा, हम कहेंगे वो कैसा प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसको आइसो के टर्म्स में नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते, आगे जाकर के बताऊंगा। इसका भी एक आइसो के टर्म्स में नाम होता है, समझे, क्लियर है। अभी थोड़ा सबर करना है इसमें, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट एक्सचेंज, यानी हीट कांटेंट उसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास क्या है, आपके पास एक थर्मस में चाय है और उसमें क्या है, वो कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक।
ना थर्मस के अंदर की चाय की हीट सराउंडिंग में जाएगी, ना सराउंडिंग से थर्मस में आएगी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। हर एक प्रोसेस का रियल लाइफ एग्जांपल दे करके आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो भी, तो ये बहुत सिंपल टर्म्स है, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है? तो यहां पर Q क्या है? हीट कांटेंट यानी क्या? Q उसका नोटेशन है, Q उसमें क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलो भाई, ये अपने को समझ में आ रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या? साइक्लिक प्रोसेस। फिर अपने को मेन मुद्दा पढ़ना है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? चलो भाई, तो अभी अपने को पढ़ना है क्या? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है। यानी क्या? उसने कहीं से शुरू किया, घूम फिर के वापस से उसी स्टेट पे आ गया, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, शॉर्ट में लिख देता हूं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, स्टेट बोर्ड वाले नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। इसमें क्या होगा आपका? इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट का मतलब जो आपका P1 V1 T1 है विल बी इक्विवेलेंट टू P2 V2 T2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जो इनिशियल PVT का वैल्यू था, फाइनल भी PVT का वैल्यू वही होगा। उसको क्या बोलेंगे आप लोग? साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट करने के। यहां से मान लो शुरू किया, ऐसा गया, फिर रिटर्न आ गया। यहां से शुरू किया, ऐसे गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया। तो समझ में आ गया? तो ये क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस। यहां से शुरू करके वापस से क्या करता है? उसी स्टेट पे पहुंच जाता है। बात समझ में आगे क्लियर है? तो ये आपका क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है? चलो भाई, इसके बाद जो है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसके बारे में अभी अपने को पढ़ना है, ठीक है ना? चलो भाई, आओ समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं दोनों को डिस्टिंक्शन वाले फॉर्मेट में आपको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है? तो सिक्स्थ आपका क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस, और सेवेंथ आपका क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपका क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? जिसमें हम लोग क्या करें? उसी पाथ से सिस्टम को वापस से उसी स्टेट पे लेकर आ जाए। इट कैन बी रिवर्टेड अलोंग द सेम पाथ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां बोलेंगे यहां पर भी तो ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, नहीं, ये पाथ अलग लिया उसने। मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे गया तो उसी पाथ से रिटर्न चले जाए। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो वो क्या है आपका? रिवर्सिबल प्रोसेस। एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है। दुनिया में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, है ना? समझ में आ गया? आप क्या कर दो, आप ऊपर से क्या कर दो, ग्लास में पानी होगा, आप ऊपर से क्या कर दो, नीचे पानी को क्या कर दो, स्पिल करवा दो। समझ में आ गया? ऊपर से क्या कर दो, पानी गिरा दो। अब जैसे तुमने यहां पर पानी गिराया, कि पानी वापस से उड़ के ग्लास में जाएगा? नहीं जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस जो है हाइपोथेटिकल केस है। इस दुनिया में मैक्सिमम प्रोसेस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? ठीक, चलो भाई आ जाओ। तो प्रोसेस विच कैन बी reverted along the same path। प्रोसेस विच कैन बी रिवर्टेड along the same path, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। और ये क्या होगा? प्रोसेस विच कैन नॉट बी, यहां पर क्या आएगा? कैन नॉट बी रिवर्टेड along the same path। समझ में आ गया? जिसको सेम पाथ के अलॉन्ग आप रिवर्ट नहीं कर सकते उसको आप क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। यही रियलिटी वाले हैं, ये सब तो जो है आपके क्या हैं? हाइपोथेटिकल केस, ठीक है? इसमें अब एक चीज आप लोग याद रखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई ब्लॉक है, इस पे आप इसको यहां लेकर जाना चाहते हैं, यहां लेकर जाना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे एफ ड्राइविंग फोर्स। तो आप एक फोर्स लगाएंगे, है ना? ये डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना चाहते हैं, ये डायरेक्शन आप चाहते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हो, तो आप इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग फोर्स। और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएंगे उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। क्योंकि आप इसको यहां लेकर जाना चाहते हैं तो ये फोर्स ड्राइव करवाना चाहता है, लेकिन ये वाला फोर्स उसको अपोज कर रहा है। समझ में आ गया? बोलेंगे ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये कहां से आ गया? अभी समझाऊंगा एग्जांपल दे करके तो आपको क्लियर होगा। तो अभी पहले ये समझो कि यहां पर एक ड्राइविंग फोर्स है
जिसमें आप क्या करते हो, एक ब्लॉक को उसी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो, तो वो वाले फोर्स क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, और उसका उल्टा फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये जो है आप लोग याद रखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में द डिफरेंस बिटवीन FD एंड FO इज वेरी स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। किसमें? आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो F ड्राइविंग इज इक्वल टू F अपोजिंग प्लस और माइनस DF। ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा ऊपर नीचे। यहां पर DF जो है इट इज टेंडिंग टू 0। बात समझ में आ रही है? DF इतना छोटा है कि आप उसको क्या बोल दो कि वो 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है? इसमें B वाला पॉइंट ये क्या है आपका, द डिफरेंस बिटवीन FD एंड FO इज सिग्निफिकेंट। मतलब क्या, दोनों में जो आपका डिफरेंस है अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में, वो अच्छा खासा है। तो FD इज इक्वल्स टू FO प्लस और माइनस DF एंड DF डज नॉट टेंड्स टू 0। 0 को टेंड नहीं कर रहा है, अच्छा खासा इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये जो है अभी फिलहाल अपने समझ में आ रही है बात। ठीक है ना? क्लियर हो गया? अब जो है यहां तक तो अपने को समझ में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ध्यान से, रिवर्सिबल रिवर्सिबल हो गया। इसके बाद अभी और पॉइंट्स है, और मैं आपको बताता हूं पॉइंट्स क्या है। ये पॉइंट अभी मैं क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? वैसे ही डिस्टिंक्शन फॉर्म में चलाते हैं, और पॉइंट्स लिखता हूं मैं। ठीक है? रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अभी एग्जांपल लूंगा ना मैं, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? चलो भाई, तो सी वाला पॉइंट लिखते हैं। सी वाले पॉइंट में क्या लिखेंगे? सी वाले पॉइंट में लिखेंगे कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। समझ में आ गया? इट्स अ फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है? उसके बाद जो है रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। ठीक है? इट टेक्स इनफाइनाइट स्टेप्स और इट टेक्स फाइनाइट स्टेप्स। समझ में आ गया? ये फाइनाइट स्टेप्स में होता है, ये इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं इसको। ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है, इसके बाद एक और पॉइंट है, ये सब एंट्रेंस के पॉइंट है। ये देखिए ध्यान से आगे के, PV इज इक्वल्स टू NRT आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के हर स्टेप पे वैलिड है, इज वैलिड एट एवरी स्टेप। ठीक है ना? PV इज इक्वल्स टू NRT जो है इज वैलिड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेप। सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप पर ही क्या होता है, ये वैलिड होता है। कौन वैलिड होता है? आपका PV इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक तो अपने को बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? तो यहां तक अपने को क्लियर हो जाता है कि ये स्लो प्रोसेस है, वो फास्ट प्रोसेस है, ये इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, वो फाइनाइट में होता है, और ये जो है सारी चीजें अपने हाथ में है। यहां तक अपने को समझ में आता है। ठीक है? अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, एक एक करके मैं सारी अभी को क्लैरिटी आपको दे दूंगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है? तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आ गई। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आई होप कोई पॉइंट छूटा नहीं है इसमें। ये ऑलमोस्ट आपको बता दिया मैंने इसमें। हाँ, ये भी आपको बता दूं मैं इसमें कि यहां पर जो है ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है। कौन सा? आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है? ये तो है इमेजिनरी प्रोसेस। इमेजिनरी प्रोसेस है, और ये आपका है रियल प्रोसेस। एक रियल प्रोसेस है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? और इस चैप्टर में जब तक मेंशन ना किया जाए तो आपको ये समझ लेना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। आइडियल केसेस हम लोग पढ़ते हैं, तो आइडियल केस है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अपने को प्रोसेस के बारे में अगर मेंशन ना किया हो तो अपने को मान लेना है कि वो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है? चलो भाई, तो ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, याद करिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। हर एक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, हर एक प्रोसेस का। तो इस प्रोसेस का भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं कि कैसा क्या होगा ये। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके पास ऐसा जो है एक पिस्टन है।
एक कंटेनर है, कंटेनर पे क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है कंटेनर पे, ठीक है ना। और इस पे अपन ने क्या कर दी बच्चों, इसके ऊपर अपन ने क्या कर दी, रेत भर दी है। इसके ऊपर क्या भर दी अपन ने, कि रेत भर दी। कितनी ली, 1 किलो रेत अपन ने ले ली। अंदर क्या है, अंदर गैस भरी हुई है, आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस अंदर भरी हुई है। और यहां पर अपन ने क्या कर दी, 1 किलोग्राम सैंड ले लिया, रेती ले ली, ठीक। ये कौन सा है, रिवर्सिबल का एग्जांपल है। एंड यहां पर अपन क्या करते हैं, इरिवर्सिबल में ऐसे ही वो जो अपन ने टेबल बनाया है ना, वैसे ही करना उसी में, ठीक है, डिस्टिंक्शन फॉर्म में ही करना उसको, ठीक है। एग्जाम्पल भी उसी में लिख देना ताकि आसानी हो रिवाइज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये देखोगे ना जब रिवीजन के टाइम पे, तो पूरी चीज वापस से क्लियर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, ये जो रेती है 1 किलो, इसको थैली में डालता हूं, बांधता हूं और इसके ऊपर रख देता हूं। समझ आ गया, ठीक। अब क्या, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 है, इसका भी इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1 है, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक। इसका मुझे क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम जो है V2 करना है, ठीक। इसका भी फाइनल वॉल्यूम क्या करना है, V2 करना है। और V2 इज ग्रेटर देन V1 है, यहां पर भी V2 इज ग्रेटर देन V1 है। मतलब क्या, मतलब एक्सपांड करना है, एक्सपांशन करना है। समझ आ गया, V2 इज ग्रेटर देन V1 मतलब क्या, फाइनल वाले को ज्यादा करना है, मतलब क्या करना है आपको, एक्सपांशन करना है। समझ आ रहा है, आप एक्सपांड करना चाहते हैं। एक्सपांड कैसे करेंगे आप, एक्सपांड करने का तरीका ये है, यहां पर हो रहा क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर से जितना प्रेशर है उतना ही नीचे से प्रेशर है। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इसको एक्सपांड करवाना चाहता हूं। एक्सपांड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से, अब ये स्लो प्रोसेस होता है ना, रिवर्सिबल स्लो होता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक रेती का दाना उठा लूंगा। जैसे ही रेती का दाना उठा लूंगा, तो ऐसे इमेजिन करो कि यहां पर 5 का प्रेशर था, या यहां पर 5 का फोर्स था, वहां पर 5 का फोर्स था, 5 और 5 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब मैंने 0.1 का फोर्स यहां से निकाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये तो यहां पर 5 है, वहां पर क्या है 4.9, ये क्या करेगा, अब इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। हम यही तो चाहते हैं कि ऊपर की तरफ जाए, और ये वाला फोर्स क्या चाह रहा है, उसको ऊपर ही लेकर जा रहा है, तो ये वाले को यहां पर अब बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स, और ऊपर वाला क्या होगा, अपोजिंग फोर्स। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि ये जो हमने क्या कर दिया, एक दाना यहां पर उठाया, तो यहां पर 5 था, लेकिन एक दाना उठाने से ये 4.9 हो गया, मान लो, और ये कितना है 5, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है क्या, नहीं, बहुत थोड़ा सा है, 0.1 का डिफरेंस है। ये लिखाया था मैंने कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में क्या होगा, बहुत ही स्लाइट, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये फंडा है इसके पीछे का, ये तो अपने को समझ में आ रहा है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स जो है, दोनों में क्या होता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको वॉल्यूम V2 तक लेकर जाना है। ये स्लो प्रोसेस होता है, और कैसा होता है, इनफाइनाइट स्टेप में होता है। वॉल्यूम V1 से V2 पे लेके जाने के लिए मुझे 1 किलोग्राम का सैंड यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन वो हटाने का तरीका क्या है, वो हटाने का तरीका ये है कि यहां से एक एक दाना मुझे क्या करना है, उठा उठा के वहां रखना है। बात समझ में आ गई, इमेजिनरी प्रोसेस है, कौन करते बैठेगा, कोई पागल है, कौन करेगा, एक दाना उठा करके क्या करो, उसको रखो बाहर। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ये समझ में आया। अपोजिंग ड्राइविंग फोर्स में जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, वो समझ में आ गया। स्लो होगा, ये अपने को समझ में आ गया। और इसके बाद कितने स्टेप्स में होगा, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे भाई, समझ में आ गया। थोड़े स्टेप्स में थोड़ी होगा, एक एक दाना उठाना है, इनफाइनाइट स्टेप्स लगेंगे, स्लो प्रोसेस है, समझ में आ गई बात। यहां पर देखो, V1 से V2 लेके जाना है, तो 1 किलोग्राम का मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो पोटला उठा के मैं साइड में कर दूंगा, सीधा 1 किलोग्राम का पोटला उठा के साइड में कर दूंगा, क्या हो जाएगा, वो V2 पे पहुंच जाएगा। समझ आ गया। तो कैसा प्रोसेस हुआ, फास्ट प्रोसेस हुआ। कैसे, कितने स्टेप्स में हुआ, फाइनाइट स्टेप में, एक स्टेप में हो गया, 2-3 स्टेप में भी हो सकता है। आधा किलो की थैली बना के रख दिया मैंने, तो 2 स्टेप में हो गया। तो 2 तो फाइनाइट है ना, वहां के जैसा नहीं है इनफाइनाइट, फास्ट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, ये भी समझ में आ गया। और यहां पर जो आपका ड्राइविंग फोर्स है और यहां पर जो अपोजिंग फोर्स है, दोनों में बहुत अंतर हुआ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे आपने उसको उठा दिया तो आप अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। समझ में आ गया। सिर्फ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, धड़ाक से उसको ऊपर लेकर के चले जाएगा, बहुत तेजी से उसको ऊपर लेके चले जाएगा। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट का है। किसमें, ड्राइविंग फोर्स में और अपोजिंग फोर्स में। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये अपने को समझ में आता है। तो याद रखना, जब ये
V1 से V2 पे जा रहा है, जब ये जा रहा है तो उस दौरान थर्मोडायनेमिक्स के लॉज नहीं लगेंगे। जब वो V1 पे था और जब वो V2 पे पहुंच जाएगा तभी PV इक्वल्स टू एनआरटी या थर्मोडायनेमिक्स के लॉज लगते हैं। पहले भी बताया था मैंने कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज प्रोसेस होने के दौरान नहीं लगते हैं। ये तो इतना स्लो है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर स्टेप को इक्विलिब्रियम में मान सकते हैं, क्योंकि एक दाना उठाऊंगा मैं, वो थोड़ा सा ऊपर आके झट से क्या हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर तो एक दाना उठाऊंगा, वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर क्या हो जाएगा, फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हर स्टेप पे क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है, और हर स्टेप पे अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या हो सकता है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वहां पर लग सकते हैं। समझ में आया, क्लियर है? तो ये मैंने आपको दोनों प्रोसेस समझाने की कोशिश की। आपकी बुक में तो बहुत कम दिया था, लेकिन ये आपको रेफरेंसेस में अच्छा खासा मिलता है और ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वजह से मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है। मैक्सिमम जितने पॉइंट्स हो सकते थे मैंने सब कराने की कोशिश की है। वर्क करता है या नहीं करता है वो मैं तब बताऊंगा जब मैं कन्वेंशन आपको बताऊंगा कि कौन से में वर्क करता है सिस्टम पे या सराउंडिंग पे, कौन से में नहीं करता है, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जब मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ा दूंगा। ओके, तो आई होप आपको सारे प्रोसेस समझ में आए होंगे। हर एक का रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर के समझाने की मैंने कोशिश की है, तो पूरा आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं समझी हो तो हमको कॉमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।